हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित उपन्यास नाव दुर्घटना का 14वां भाग। अच्छे से पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। क्षेमंकरी पुनः बीमार हुई। इस बार शीघ्र चंगी हो गई। नलिनाक्ष ने उनके पैरों की धूली लेते हुए कहा, माँ, दुर्बल शरीर पर इतनी कठोरता सही नहीं जाती। क्षेमंकरी बोली, मैं रोगी के नियम से रहूं और तुम योगी बने रहो। मैं आज्ञा देती हूँ कि तुम अब विवाह कर लो। नलिनाक्ष चुप रहे। क्षेमंकरी ने कहा, बेटा, मेरा यह शरीर अब ना चलेगा। मैं तुम्हें गृहस्थ देखकर सुख से मर सकूंगी। पहले मैं समझती थी कि एक छोटी सी सुंदर बहू लाकर उसे अपने हाथों बड़ी करूंगी, लेकिन बीमारी से भगवान ने मुझे चेता दिया है। अपनी आयु पर विश्वास रखना ठीक नहीं। शरीर कभी भी नष्ट हो सकता है। एक कम उम्र बहू की जिम्मेदारी मैं तुम पर नहीं डालना चाहती। तुम अपनी पसंद की सयानी उम्र की लड़की से ही विवाह कर लो। बिना यह काम पूरा हुए मुझे शांति नहीं। नलिनाक्ष ने कहा, अपने योग्य वधू मैं कहाँ से खोजूं? क्षेमंकरी बोली, इसके लिए तुम्हें चिंता की आवश्यकता नहीं, स्वयं प्रबंध करूंगी। पहले कभी क्षेमंकरी अन्नदा बाबू के सामने नहीं आई। शाम को जब अन्नदा बाबू नलिनाक्ष के मकान पर आए, तब क्षेमंकरी ने उनको बुला भेजा। वह बोली, आपकी लड़की पर मेरा स्नेह बहुत बढ़ गया है। नलिन को आप जानते ही हैं। आपकी लड़की के लिए क्या यह संबंध ठीक ना रहेगा? अन्नदा बाबू घबराकर बोले, आप क्या कह रही हैं? नलिनाक्ष के साथ यदि हेम का विवाह हो तो उससे बढ़कर और क्या सौभाग्य हो सकता है? लेकिन क्या वह? क्षेमंकरी बोली, नलिन आपत्ति ना करेगा, यह मेरी बात मानता है। फिर आपकी लड़की को कौन पसंद ना करेगा? इस काम को मैं जल्दी कर देना चाहती हूँ। मेरे शरीर की दशा अच्छी नहीं है। घर लौटने पर अन्नदा बाबू ने हेम से कहा, बेटी, मेरा शरीर अच्छी तरह नहीं चलता। तुम्हारा कोई ठिकाना बिना बनाए मुझे चैन नहीं मिलता। मेरे सामने लज्जा करने से काम नहीं चलेगा। तुम्हारी माँ के कर्तव्य को भी मुझे ही निभाना है। हेम चुपचाप पिता का मुंह निहारती रही। अन्नदा बाबू ने फिर कहा, बेटी, तुम्हारे लिए ऐसे संबंध की बात आई है जिसे मैं छिपा नहीं सकता। नलिनाक्ष की माँ ने मुझसे अपने पुत्र के साथ तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव किया है। हेम ने संकोच से कहा, पिताजी, तुम क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। अन्नदा बाबू ने कहा, विवाह नहीं हो सकता? सो क्यों? हेम नलिनी बोली, नलिनाक्ष बाबू से नहीं हो सकता। हेम वहां से उठकर बरामदे में चली गई। अन्नदा बाबू उदास हो गए। उन्होंने यह कल्पना नहीं की थी कि नलिनाक्ष से विवाह की बात सुनकर हेम का मन प्रसन्न न होगा। हेम बहुत देर बरामदे में बैठी रही। उसके बाद वहां से उठकर वह पिता के पास पहुंची और उनके सिर को सहलाते हुए बोली, पिताजी, चलो, खाना तैयार है। अन्नदा बाबू उठकर खाने गए, लेकिन पेट भरकर खा न सके। हेम को शांत हुए समझ वे आशान्वित हो गए थे, लेकिन हेम की मनोदशा देख वे मन में समझ गए कि हेम अभी तक रमेश को भुला न सकी है। उसका मुंह रमेश में ही है। नित्य भोजन के उपरांत अन्नदा बाबू सो रहे थे। आज वे बरामदे में बैठे चिंता में डूबे रहे। हेम ने आकर कहा, पिताजी, सर्दी बढ़ रही है, सोने चलो। अन्नदा बाबू बोले, तुम जाओ, मैं आता हूँ। थोड़ी देर बाद अन्नदा बाबू उठकर सोने चले गए। प्रायः हेम रमेश की याद में अपने मन को पीड़ित नहीं होने देती थी। इसके लिए अब तक पूरी चेष्टा करती है, चोट पड़ती है, तब उसका दर्द बढ़ जाता है। हेम अब तक निर्णय नहीं कर सकी कि उसका भविष्य कैसे बीतेगा, इसलिए नलिनाक्ष को गुरु मान वह उनके उपदेशों के अनुसार चलने को तैयार हुई थी। लेकिन जब विवाह का प्रस्ताव आया तो वह सहन न कर सकी।
क्षेमंकरी ने नलिनाक्ष से जब कहा, मैंने तुम्हारे लिए वधू ठीक कर ली है। नलिनाक्ष हंसकर बोला, ठीक ही किया। क्षेमंकरी बोली, मैंने हेम को पसंद किया है, ऐसी लड़की फिर ना मिलेगी। रंग तो उतना साफ नहीं है, ना सही, लेकिन नलिनाक्ष बोला, माँ, रंग की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हेम से कैसे विवाह हो सकता है? क्षेमंकरी ने पूछा, ना होने का कोई कारण न समझी। नलिनाक्ष को इसका उत्तर देना कठिन था। जिस हेम को वह पास बैठाकर गुरु की तरह उपदेश देता रहा है, उसके साथ विवाह के प्रस्ताव से नलिनाक्ष को बहुत लज्जा आई। क्षेमंकरी ने पुनः कहा, मैं तुम्हारी कोई बात ना सुनूंगी। शुभ दिन खाली ना जाएगा, यह मैं कह देती हूँ। नलिनाक्ष ने बोला, तब सुनो माँ, मैं पहले ही कह देता हूँ कि तुम घबराना मत। मैं जिस घटना की बात कह रहा हूँ उसे 9-10 महीने हो गए। अब उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं। तुम्हारा स्वभाव है कि अमंगल दूर हो जाने पर भी उसका भय तुम्हारे मन से नहीं जाता। इसीलिए इतने दिनों से मैं तुमसे कह ना सका। क्षेमंकरी ने घबराहट से पूछा, बेटा, तुम्हारी भूमिका से ही मेरा मन घबरा गया है। मुझसे अपने को इतना छिपा कर ना चलो। नलिनाक्ष ने कहा, माघ महीने में मैं रंगपुर में अपना सब सामान बेचकर और अपने बाग और मकान को किराए पर देकर जब मैं लौट रहा था, तो रेलगाड़ी से कलकत्ता ना जाकर नाव से चला सांडा में एक दिन एकाएक देखा कि मेरे मित्र भूपेंद्र हाथ में बंदूक लिए खड़े हैं। मुझे देखते ही वह उछल पड़े। वह उसी ओर का मजिस्ट्रेट था, दौरा करने निकला था। बहुत दिन बाद भेंट हुई, सो किसी तरह मुझे छोड़ा ही नहीं। साथ घुमाने लगा। धोबा पुकुर स्थान पर एक दिन उसका तंबू लगा। तीसरे पहर हम गांव घूमने निकले। एक खेत के किनारे एक मकान में हम लोग पहुंचे। वहां उस समय एक स्कूल चल रहा था। मकान के मालिक का नाम तारिणी चटर्जी था। भूपेंद्र से उन्होंने मेरा परिचय लिया। तंबू में लौटकर भूपेंद्र ने कहा, तुम्हारा भाग्य अच्छा है, तुम्हारे विवाह की बात हो रही है। भूपेंद्र ने कहा, यह तारिणी चटर्जी महाजनी करते हैं, वे बड़े कंजूस हैं। उसने स्कूल के लिए वह जमीन दी है। लोक हितैषी के नाते खूब आडंबर करता है। इसकी एक बहन विधवा होने पर इसी के घर आई। उस समय वह गर्भिणी थी। यहाँ एक कन्या उत्पन्न कर वह मर गई। तब से मामा की दास्ता कर वह लड़की बड़ी हुई, विवाह की उम्र हो गई है, लेकिन ऐसी अनाथ को पात्र कहाँ मिले? विशेषतः उसके माँ बाप को यहाँ कोई जानता नहीं। पितृहीन कन्या पर गांव वाले बहुत शंका करते हैं। यह सभी जानते हैं कि तारिणी के पास बहुत रुपया है। लोगों की इच्छा है कि इस लड़की के विवाह के बहाने उसे तंग कर अच्छी तरह रुपया वसूल करें। वैसे वह 4 वर्ष से लड़की की उम्र 10 वर्ष बता रहा है। इस हिसाब से उसकी उम्र 14 वर्ष होनी चाहिए। जो हो, लड़की का नाम कमला है और वह लक्ष्मी है। ऐसी सुंदरी तो मैंने नहीं देखी। इस गांव में विदेशी किसी ब्राह्मण के आते ही तारिणी उसके विवाह के लिए हाथ जोड़ता है। इसलिए आज तुम उसकी निगाह में आए हो। मैंने बिना विचार किए कह दिया, इस लड़की से मैं विवाह करूंगा। मैंने सोचा था कि किसी ऐसे घर की लड़की से विवाह कर मैं तुम्हें चौंका दूं। भूपेंद्र एकदम आश्चर्य में आ गया। उसी दिन संध्या को तारिणी चटर्जी हम लोगों के तंबू में आए। ब्राह्मण के हाथ में जनेऊ लेकर कहा कि मेरा उद्धार करो। जब उसे ज्ञात हुआ कि मैं विवाह को सहमत हूँ, तो उसने कहा कि परसों अच्छा दिन है, परसों विवाह हो। शीघ्रता की दुहाई देकर वह रुपया बचाना चाहता था। इस प्रकार विवाह हो गया। क्षेमंकरी ने चौंक कर पूछा, विवाह हो गया? नलिनाक्ष बोला, हाँ, मैं बहू के साथ नाव पर सवार हुआ। सूर्यास्त को गर्म हवा के साथ एक बवंडर उठा। क्षण भर में हम लोगों की नाव उलट गई। क्षेमंकरी का सारा शरीर रोमांचित हो उठा। नलिनाक्ष बोला, जब होश आया तब देखा मैं नदी में तैर रहा हूँ, लेकिन पास में किसी नाव या आदमी का पता नहीं। क्षेमंकरी ने कहा, जो होना था हो गया। यह मेरे सामने
अब कभी ना कहना। नलिनाक्ष बोला, यह बात मैं ना कहता, लेकिन विवाह के लिए तुम कह रही हो, इसलिए कहना पड़ा है। क्षेमंकरी बोली, एक बार एक दुर्घटना होने से क्या तू अब जीवन भर विवाह ना करेगा? नलिनाक्ष बोला, शायद वह लड़की जिंदा हो। क्षेमंकरी बोली, जिंदा होती तो खबर देती। नलिनाक्ष बोला, मेरा पता वह क्या जाने, शायद उसने मेरा मुंह भी नहीं देखा। क्षेमंकरी बोली, तब फिर? नलिनाक्ष बोला, मैंने सोच रखा है कि 1 वर्ष बीतने पर मैं समझूंगा कि वह मर गई। क्षेमंकरी बोली, अब 1 वर्ष कैसे बिताओगे? नलिनाक्ष बोला, वर्ष में देर ही क्या है, आजकल अगहन है, पूस माह के बाद फागुन में वर्ष पूरा हो जाएगा। क्षेमंकरी बोली, अच्छा, तब मैं वधू ठीक किए रहूंगी, हेम के बाप को मैंने वचन दे रखा है। नलिनाक्ष बोला, माँ, मनुष्य तो केवल वचन दे सकता है, सफलता भगवान पर छोड़ो। उधर जब कमला गंगा के किनारे पहुंची, उस समय सूर्य पश्चिम में उतर चुके थे। कमला ने अस्तगामी सूर्य को प्रणाम किया। तब वह सिर पर गंगा जल से छींटा दे जल में उतर गई और हाथ जोड़कर गंगा जल का फूल सहित अर्घ दिया। उसने सब बड़ों को प्रणाम किया। सिर उठाते ही उसे और एक आदमी की याद आई। आंख से उसने मुख की ओर देखा भी नहीं। कोहबर में अन्य औरतों से वे 2-4 बार बोले थे, उसे भी वह लज्जा से सुन न सकी। आज उनके कंठ स्वर को याद करने के लिए उसने गंगा जल में खड़ी हो बहुत चेष्टा की, लेकिन किसी तरह भी याद न आई। रमेश ने हेम को जो पत्र लिखा था, वह कमला के आंचल से बंधा था। उसे खोलकर वह गोधूली की रोशनी में पढ़ने लगी। उसमें उसके स्वामी का परिचय था। अधिक तो नहीं, केवल उनका नाम नलिनाक्ष चट्टोपाध्याय और वे रंगपुर में डॉक्टरी करते थे। नलिनाक्ष नाम उसके हृदय में सुधा वर्षा करने लगा। नाम ने उसके हृदय को परिपूर्ण कर दिया। उसके नेत्रों ने लगातार आंसू बहाकर उसका हृदय ठंडा कर दिया। उसके दुख की ज्वाला बुझ गई। तब कमला कह उठी, अगर मैं सती होऊंगी तो इस जीवन में ही उनके चरण को पाऊंगी। विधाता ने उन्हीं की सेवा करने के लिए मुझे बचा रखा है। यह सोच उसने रुमाल में बंधे चाबी के गुच्छे को वहीं फेंक दिया। रमेश का दिया ब्रॉच कपड़े में से जल्दी से खोल उसने पानी में फेंक दिया। उसके बाद पश्चिम की ओर मुंह कर वह चलने लगी। जाड़े के दिन की रोशनी को समाप्त होते देर न लगी। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात नदी के किनारे भयानक होने लगी। कमला ने सोचा कि नदी के किनारे चलने पर किसी से राह न पूछनी पड़ेगी और यदि कोई विपद आई तो क्षण भर में गंगा उसे आश्रय दे देंगी। रात बढ़ने लगी। किनारे पर एक गांव दिखाई दिया। कमला ने गांव के पास आकर देखा तो सारा गांव सो रहा है। चलते चलते उसका शरीर थक गया। अंत में वह एक ऐसी जगह आ पहुंची जहां सामने राह नहीं थी। बहुत थक कर वह एक वट वृक्ष के नीचे सो रही। सवेरे देखा कि एक प्रौढ़ा स्त्री उससे पूछ रही है, तुम कौन हो, जाड़े में पेड़ के नीचे सोई हो? कमला उठ बैठी। उसने देखा 2 बजरे बंधे हुए हैं। प्रौढ़ा स्नान करने आई थी। प्रौढ़ा ने कहा, तुम बंगाली दिखाई देती हो। कमला बोली, मैं बंगाली ही हूँ। प्रौढ़ा बोली, यहाँ क्यों पड़ी हो? कमला ने कहा, मैं काशी जा रही हूँ, रात बहुत हो गई, इसी से यहीं सो गई। प्रौढ़ा ने पूछा, पैदल काशी जाओगी? चलो बजरे में बैठो, मैं स्नान करके आती हूँ। स्नान के बाद उस स्त्री से कमला का परिचय हुआ। गाजीपुर में जिन सिद्धेश्वर बाबू के घर धूमधाम से विवाह हो रहा था, यह लोग उन्हीं के संबंधी हैं। प्रौढ़ा का नाम नवीन काली है। इसके पति मुकुंद लाल दे हैं। कुछ दिनों से काशी वास कर रहे हैं। यह लोग निमंत्रण को टाल ना सके, फिर भी उनके घर रहना और खाना ना पड़े, इसलिए बजरे में गए थे। नवीन काली ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कमला ने कहा, मेरा नाम कमला है।
नवीन काली ने पूछा, तुम्हारे स्वामी हैं? कमला बोली, विवाह के दूसरे ही दिन से पति गायब हैं। नवीन काली बोली, यह कैसी बात? तुम्हारी उम्र तो यही 15 वर्ष की होगी। कमला ने कहा, उम्र ठीक मालूम नहीं, कुछ ऐसी ही होगी। नवीन काली ने पूछा, तुम ब्राह्मण हो? कमला ने जवाब दिया, हाँ। नवीन काली ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? कमला बोली, मैं ससुराल नहीं गई, मेरे पिता का मकान विशुखाली में है। नवीन काली ने फिर पूछा, तुम्हारे माँ बाप? कमला बोली, मेरे माँ बाप नहीं है। नवीन काली ने प्रश्न किया, तब तुम क्या करोगी? कमला बोली, काशी में अगर कोई भले गृहस्थ मुझे अपने घर रखेंगे तो मैं रसोई बनाऊंगी। नवीन काली बिना तनख्वाह की रसोई दारिन पाकर खुश हुई। उसने कहा, मेरे यहाँ सब ब्राह्मण ही नौकर हैं, हमारे घर ऐसे वैसे ब्राह्मण का ठिकाना नहीं। घर के मालिक खाने में जरा गड़बड़ी होने से फिर क्या पूछना। तुम ब्राह्मण की लड़की हो और विपद में पड़ गई हो, तब मेरे ही घर चलो। एक आदमी के बढ़ जाने से कुछ हानि न होगी। हमारे यहाँ काम भी नहीं, केवल मेरे पति और मैं हूँ। लड़कियों के विवाह कर दिए हैं, वे बड़े घरानों में ब्याही गई हैं। मेरा एक लड़का है, वह आजकल सिराजगंज में है। हवा तेज थी। काशी पहुंचने में अधिक देर नहीं लगी। शहर के बाहर 2 मंजिले मकान में सब लोग पहुंचे। वहां किसी नौकर का पता नहीं लगा। एक उड़िया ब्राह्मण था। कई दिन बाद नवीन काली ने उसे बिना तनख्वाह के विदा कर दिया। इस तरह रसोई घर का सब भार कमला पर पड़ा। नवीन काली ने कमला से बार बार कह दिया, बेटी, काशी अच्छी जगह नहीं, तुम्हारी उम्र कम है, मकान से अभी अकेली बाहर न जाना। जब मैं गंगा स्नान और विश्वेश्वर दर्शन को जाऊंगी, तब तुम्हें भी साथ ले चलूंगी। नवीन काली ने इसलिए सावधानी से उसे रखा कि कहीं वह हाथ से न निकल जाए। बंगाली लड़कियों के साथ भी उसे वह अधिक बातें करने का अवसर नहीं देती थी। दिन को काम की कमी न थी, रात को नवीन काली अपने ऐश्वर्य की आलोचना किया करती थी। नवीन काली के घर कमला के प्राण बेचैन होने लगे। यहाँ से बाहर निकलने से उसकी जान में जान आए, लेकिन बाहर जाकर खड़ी कहाँ होगी। उसने संसार को समझ लिया है। अंधी होकर आत्मसमर्पण करने में उसे साहस नहीं होता। नवीन काली कमला को चाहती थी, लेकिन उसके प्रेम में रस नहीं। बीमारी में उसने कमला की सेवा भी की। एक दिन संध्या को नवीन काली ने कमला से कहा, ए ब्राह्मणी, आज मालिक का शरीर अच्छा नहीं, आज रोटी बनेगी लेकिन घी ना लेना। मैं तुम्हारी रसोई का स्वाद जानती हूँ, समझ में नहीं आता कि इतना घी कैसे खर्च होता है। उड़िया ब्राह्मण ही अच्छा था, वह घी लेता था तो उसकी रसोई में घी का स्वाद भी आता था। कमला प्रायः कोई उत्तर देती नहीं थी। वह चुपचाप काम करती थी, मानो कुछ सुना ही नहीं। आज अपमान के भार से दुखी हो कमला चुपचाप तरकारी काटती रही। इसी समय गृहिणी की आवाज ने कमला को चौंका दिया। नवीन काली नौकर से कह रही थी, अरे तुलसी, नलिनाक्ष डॉक्टर को जल्दी बुला ला, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। नलिनाक्ष डॉक्टर? कमला के हृदय के वीणा के तार कांप उठे। वह तरकारी छोड़ दरवाजे पर खड़ी हो गई। तुलसी के नीचे उतरते ही कमला ने पूछा, कहाँ जाता है? उसने कहा, नलिनाक्ष डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूँ। कमला ने पूछा, यह कौन डॉक्टर है? तुलसी ने कहा, यह यहाँ के बड़े डॉक्टरों में से एक हैं। कमला ने पूछा, वे कहाँ रहते हैं? तुलसी बोला, शहर में, यहाँ से कोस भर दूरी पर। भोजन सामग्री थोड़ी बहुत जो बचती थी, उसे कमला नौकरों में बांट देती थी। इसके लिए उससे बहुत कहा सुनी हुई, लेकिन वह इस अभ्यास को छोड़ न सकी। मालकिन के कानून से नौकरों को खाने पीने का बड़ा कष्ट था। जब मालिक मालकिन खा पी लेते, तब नौकरों को खाना मिलता था। जब तब वे आकर कमला से कहते, महाराजिन, कड़ी भूख लगी है, तब उनको कुछ खिलाए बिना उससे रहा नहीं जाता था। इस तरह नौकर कमला के वश में थे। तभी मालकिन की आवाज आई, रसोई के दरवाजे पर किससे बातें हो रही हैं? तुलसी,
तू समझता है कि मेरी आंखें नहीं हैं? शहर जाने के समय रसोई घर का चक्कर काटे बिना काम ही नहीं चलता। महाराजन, मैंने दया करके तुम्हें जो आश्रय दिया, उसका बदला शायद इसी तरह चुकाया जाता है। नवीन काली को संदेह था कि सब लोग चीजें चुराते हैं। प्रमाण का कोई सहारा न होने पर भी वह अंदाज से नाराज हो लेती है। उन्होंने समझा कि अंधकार में ढेले फेंकने पर अधिकांश ढेले निशाने पर पड़ते हैं। वे सदा सतर्क रहती हैं और समझती हैं कि उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। नवीन काली के वे तीव्र वचन भी आज कमला को नहीं लगे। उसका मन कहाँ है, इसका उसे स्वयं कोई पता नहीं। नीचे रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर कमला आसरा देख रही थी। इसी समय तुलसी लौटा, लेकिन अकेला आया। कमला ने पूछा, तुलसी, डॉक्टर नहीं आए? तुलसी ने कहा, नहीं। कमला ने पूछा, क्यों नहीं आए? तुलसी बोला, उनकी माँ बीमार है। कमला बोली, माँ बीमार है? क्या घर में कोई और नहीं है? तुलसी बोला, नहीं, उन्होंने विवाह किया ही नहीं। कमला ने पूछा, तुमने कैसे जाना? तुलसी बोला, नौकर से सुना कि उनकी स्त्री नहीं है। कमला बोली, उनकी स्त्री शायद मर गई हो। तुलसी बोला, लेकिन उनके नौकर का कहना है कि जब ये रंगपुर में डॉक्टरी करते थे, तब भी उनकी स्त्री नहीं थी। मालकिन की आवाज आई, तुलसी। तुलसी ऊपर चला गया। नलिनाक्ष रंगपुर में डॉक्टरी करते थे। कमला के मन में अब और संदेह ना रहा। तुलसी के आने पर कमला ने उससे पूछा, तुलसी, डॉक्टर बाबू के नाम के मेरे एक संबंधी हैं। यह बता कि डॉक्टर बाबू ब्राह्मण है ना? तुलसी बोला, हाँ, चैटर्जी ब्राह्मण है। कमला ने नवीन काली के पास जाकर कहा, काम खत्म करके आज मैं दशाश्वमेध घाट स्नान करने जाऊंगी। नवीन काली बोली, तुम्हारी बातें निराली हैं। आज वे बीमार हैं, न जाने कब किस चीज की जरूरत पड़े। आज तुम्हारे जाने से काम न चलेगा। कमला बोली, मुझे खबर मिली है कि मेरे गांव के आदमी काशी आए हैं, उन्हीं से मिलने जाऊंगी। नवीन काली ने कहा, यह अच्छी बात नहीं। मैं बूढ़ी हुई यह बातें खूब समझती हूँ। यह पता तुम्हें किसने दिया? तुलसी ने। उसे अब मैं ना रखूंगी। महराजन, जब तक तुम मेरे यहाँ हो, तब तक अकेली गंगा स्नान को जाना या लोगों से मिलने शहर जाना न हो सकेगा। यह मैं पहले ही समझाए देती हूँ। तुलसी निकाल दिया गया। तब मालकिन की आज्ञा से दूसरे नौकर भी कमला से दूर रहने लगे। नलिनाक्ष के बारे में जब तक कमला जानती न थी, तब तक उसे धीरज था। अब उसके लिए धीरज रखना कठिन हो गया। इसी शहर में उसके स्वामी हैं, अतः पराये घर में आश्रय लेना उसके लिए असह्य हो उठा। काम काज में उससे भूल होने लगी। एक दिन नवीन काली ने कहा, महराजन, तुम्हारी दाल अच्छी नहीं। तुमने खाना पीना तो बंद कर रखा है, क्या हमें भी उपवास कराकर मानोगी? आजकल तुम्हारी रसोई मुंह में नहीं दी जाती। कमला ने कहा, मुझसे अब काम नहीं होता, मुझे विदा कीजिए। नवीन काली तुनक कर बोली, ये बात है? तुम पर दया कर मैंने इतने दिनों के पुराने ब्राह्मण को छुड़ा दिया। आज कह रही हो कि मुझे विदा कीजिए। यदि भागने की चेष्टा की तो पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। मेरा लड़का हाकिम है, उसके हुक्म से कितने फांसी पर चढ़ गए हैं। तुम्हारी चालाकी ना चलेगी। सुना तो होगा कि गदाधर मालिक के मुंह लगा, उसे ऐसा मजा चखाया कि वह जेल खाना भोग रहा है। बात सही है कि गदाधर नौकर को घड़ी चुराने का लांछन लगा, जेल में भेज दिया गया। कमला को कोई उपाय न मिला। उसके जीवन की साध हाथ बढ़ाने से ही मिल सकती है। तभी हाथों में बंधन पड़ने से बढ़कर और कौन सी निष्ठुरता हो सकती है। कमला रात का काम समाप्त होने पर बाग में निकल आती, चार दीवारी के पास खड़ी हो शहर की ओर देखा करती। लेकिन यह स्वाधीनता भी अधिक दिन न चली। रात को एक दिन न जाने किस कारण नवीन काली ने कमला को बुला भेजा। बैरा ने आकर खबर दी, महाराजिन तो नहीं है। मालकिन ने घबरा कर कहा, क्या भाग गई? नवीन काली हर कोठरी में घूम आई, कहीं भी कमला दिखाई नहीं दी। मुकुंद बाबू से जाकर बोली, महाराजिन भाग गई। मुकुंद बाबू ने बिना हरकत किए कहा,
मैं तो पहले ही मना करता था, कुछ लेकर तो नहीं भागी? पत्नी बोली, उस दिन जो रैपर दिया था वही नहीं है। मालिक ने कहा, पुलिस में खबर दे दी जाए। एक नौकर लालटेन लेकर बाहर निकला। उसी समय कमला ने अपनी कोठरी में आकर देखा कि नवीन काली उसकी जरा जरा सी चीजों को उलट पलट कर रही है। तभी एकाएक कमला को देख नवीन काली बोली, क्या कर आई? कहाँ गई थी? कमला ने कहा, बाग में टहल रही थी। नवीन काली के मुख पर जो आया वह बक गई। नौकर दरवाजे पर जमा हो गए। कमला काठ होकर चुपचाप सामने खड़ी रही। नवीन काली के चुप होने पर कमला ने कहा, मुझसे आप लोग असंतुष्ट हैं तो विदा कीजिए। नवीन काली बोली, तुम्हारी जैसी अकृतज्ञता को अच्छी तरह बताकर विदा करूंगी। उसके बाद से कमला बाहर निकलने का भी साहस नहीं करती थी। उसने मन ही मन कहा, जो इतना दुख उठा रही है, भगवान उसके लिए स्वयं रास्ता निकालेंगे। शाम को मुकुंद बाबू नौकरों के साथ गाड़ी पर हवा खाने गए हैं। सदर दरवाजे की खिड़की बंद है। तभी दरवाजे पर आवाज दी गई, मुकुंद बाबू घर में हैं? नवीन काली चौंक कर बोली, अरे नलिनाक्ष डॉक्टर आए हैं। बुधिया, बुधिया। बुधिया ना मिली। तब नवीन काली ने कहा, महाराजिन दरवाजा खोल दो। डॉक्टर बाबू से कहो कि वे हवा खाने गए हैं, अभी आ जाएंगे, जरा बैठिए। कमला लालटेन लेकर नीचे गई। उसका शरीर कांपने लगा। उसको भय होने लगा कि व्याकुलता के कारण वह उन्हें अच्छी तरह देख भी ना सकेगी। कमला खिड़की खोल घूंघट खींचे दरवाजे की ओट में हो गई। नलिनाक्ष ने पूछा, बाबू घर में है? कमला ने कहा, नहीं, आप आइए। तभी बुधिया ने आकर कहा, बाबू हवा खाने गए हैं, आप जरा बैठें। कमला बरामदे में ऐसी जगह खड़ी हुई जहां से वह नलिनाक्ष को देख सके, लेकिन खड़ी न रह सकी। वह बैठ गई। नलिनाक्ष लैंप के पास बैठे सोच रहे थे। अंधकार के भीतर से कमला नलिनाक्ष को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। आंसू पोंछ उसने अपनी दृष्टि द्वारा नलिनाक्ष को अपने हृदय पट पर अंकित कर लिया। उस समय कमला अचेतन रही या सचेतन, यह नहीं कहा जा सकता। उसने देखा कि नलिनाक्ष बाबू कुर्सी से उठ खड़े हुए और मुकुंद बाबू से बातें करने लगे। अभी वे लोग बरामदे में आएंगे, इसी डर से कमला रसोई में जा बैठी। रसोई के सामने से ही बाहर जाने की राह है। कमला पुलकित हो उठी। वह सोचने लगी, मेरी जैसी हतभागिनी का ऐसा स्वामी, भगवान, मेरा दुख सार्थक हो गया। यह कह उसने बार बार भगवान को प्रणाम किया। तभी नीचे उतरने का पद शब्द सुनाई दिया। कमला अंधेरे दरवाजे के पास खड़ी हो गई। बुधिया लालटेन लेकर आगे चली। उसी के पीछे नलिनाक्ष बाहर निकल गए। मुकुंद बाबू के भीतर जाने पर कमला धीरे धीरे उनकी बैठक में गई। जिस कुर्सी पर नलिनाक्ष बैठे थे, वहां की जमीन में माथा टेक बार बार उसने जमीन को चूमा। सेवा करने का कोई अवसर न पा सकने के कारण कमला का हृदय कातर हो उठा। अगले दिन कमला को खबर मिली कि वायु परिवर्तन के लिए मुकुंद बाबू दूर पश्चिम जाने की तैयारी कर रहे हैं। कमला ने नवीन काली से कहा, मैं जा ना सकूंगी। नवीन काली बोली, हम जा सकेंगे और तुम ना जा सकोगी? कमला बोली, आप चाहे जो कहें, मैं नहीं जाऊंगी। नवीन काली बोली, देखना है कैसे रहती हो। कमला की सब प्रार्थनाएं व्यर्थ गई। कमला तब कोठरी में बैठकर भगवान को पुकारने लगी। तो दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।